महागठबंधन में बैठक पे बैठकें चल रही हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा फिलहाल तो नहीं निकल रहा। इस तनातनी के बीच एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक वो मंत्री हैं, उनके पास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। इसी सिलसिले में वो दिल्ली आए हैं। इस वक्त पटना में एलजेपी की इमरजेंसी बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के सांसद अरुण भारती कर रहे हैं। इस बैठक में एलजेपी के सभी सांसद और सीनियर नेता मौजूद हैं, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में हैं। चिराग पासवान का कहना है कि टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है बहरहाल, लेकिन वो खुद इस वक्त पटना में नहीं है, वो दिल्ली में है। चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। पटना में एलजेपी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, तो बैठक में एलजेपी के सांसद राजेश वर्मा, संभवी चौधरी, अरुण भारती मौजूद है। एलजेपी ने इसे इमरजेंसी बैठक बताया है, लेकिन खुद चिराग इस बैठक में मौजूद नहीं है। माना तो यह जा रहा है कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। आपातकालीन जो नाम दिया गया, यानी इमरजेंसी जो नाम दिया गया मीटिंग को, उसकी वजह ही है कि दबाव बनाना। वहीं आज पटना में एक और अहम बैठक होने जा रही है, और यह बैठक है सीएम नीतीश कुमार के आवास पर, जिसमें नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। आज ही जीतन राम मांझी की पार्टी की भी एक बैठक होने जा रही है, जिस दौरान पार्टी अपनी आगे की रणनीति को अंतिम रूप देने वाली है। अब एनडीए हो या फिर महागठबंधन, बिहार में टिकटों को लेकर टेंशन दोनों गठबंधन में ही है। जहां तक एनडीए की बात की जाए तो जेडीयू का 102 सीटों पर लड़ना और बीजेपी का करीब 101 सीट पर लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब सारा जो बवाल है वो है बाकी 41 सीटों को लेकर है। अब बीजेपी को चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों जो उनके घटक दल हैं, इन्हें एडजस्ट करना है, इनमें सीटों का बंटवारा करना है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी तो 40 से ज्यादा सीट की मांग कर रही है। अब बीजेपी 20 से 22 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, और इसी तरह जीतन राम मांझी भी अपने लिए कम से कम 15 से 16 सीटें चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 7 से 8 सीटें देने पर ही मन बना रही है। अब टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में जो घमासान मचा है, लेकिन एनडीए नेता कैमरे पर तो बयान दे रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। बिहार के मंत्री और नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 1-2 दिन में टिकट बंटवारे पर फैसला भी हो जाएगा। हम लोग बार बार बोल ही रहे हैं कि एवरीथिंग इज, सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ एनडीए में, कहीं कोई समस्या नहीं है। सीटों का बातचीत, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड करना रहता है। सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एवरीथिंग विल बी, सब कुछ हम समझते हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सीधे पटना से जुड़ गए हैं नीतीश। नीतीश, फिलहाल तो 2 मीटिंगें चल रही हैं, दोनों ही इमरजेंसी की तरह ही लग रही हैं, लेकिन क्या उतनी इमरजेंसी नीतीश कुमार जी के मीटिंग में है, मुख्यमंत्री के, या फिर चिराग पासवान वाली ही आपातकालीन बैठक है? जाहिर है चिराग पासवान पर अभी सबकी नज़र है, क्योंकि उनकी तरफ से जो नाराज़गी है, उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि चिराग खुद कैमरे पर ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक पत्र जारी किया उनके कार्यालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि एक आपातकालीन बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में वो खुद मौजूद नहीं है, और रात ही वो दिल्ली यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अभी दिल्ली में उनके आवास पर नित्यानंद राय, बीजेपी के नेता और मंत्री पहुँचे हुए हैं, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी चिराग पासवान से बातचीत करने के लिए, लेकिन चिराग पासवान घर में मौजूद नहीं है। तो हर तरह से संकेत जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के दिख रहे हैं। हालांकि कैमरे पर चिराग भले न कुछ कहें, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है उससे साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान जो है, जो सीटें उनको ऑफर की जा रही हैं, दी जा रही हैं, उससे संतुष्ट नहीं है, और इन्हीं सब प्रकरणों के जरिए एक तरह से अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे यहाँ एलजेपी दफ्तर में अभी पार्टी की एक बैठक हो रही है, और इस बैठक में जो पार्टी के सांसद हैं, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं, वो अभी बैठे हैं, और माना जा रहा है कि इस बैठक में शायद चिराग पासवान को हर फैसले के लिए अधिकृत किया जाएगा, और इसकी औपचारिक घोषणा बाद में होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, वो जो है लगातार बना हुआ है। अब देखना यह है कि आखिर इसमें चिराग पासवान की जब दिल्ली में बातचीत होती है, मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक हो रही है नीतीश, क्या वहां पर चर्चा का विषय भी कुछ सीटों का बंटवारा है, कि वहां पर सब आश्वस्त हैं जो सीटें उनको मिल रही हैं?
देखिए, जेडीयू में बैठक 10 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई है। वहाँ पर कोई इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। सीटों को लेकर पार्टी के अंदर क्या कुछ करना है, प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ हम कैसी रणनीति अपनाएंगे, इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। और जो नीतीश कुमार की एक कोर टीम मानी जाती है, वो कोर टीम मुख्यमंत्री आवास में है। लेकिन दूसरी खबर, जो बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 1 बजे। और 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं तो माना जा सकता है कि महागठबंधन के सीटों का ऐलान तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तो अभी जाहिर है ये एक बड़ी खबर अभी आई जिसमें ये जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है और ये कहा है कि 1 बजे जो है तो फिलहाल मुझे लगता है कि नीतीश 1 बजे तक इंतजार करेंगे तो ये समझ आ जाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि क्या वाकई में जो महागठबंधन है उसमें जो सीट का बंटवारा है वो फाइनल हो चुका है और वहां पर मनमुटाव सब खत्म हो चुका है। बहरहाल चिराग पासवान के तो साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी टिकटों को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। अब मांझी ने अपनी पार्टी के लिए 15 से 16 सीटों की डिमांड की है। जीतन राम मांझी का तो कहना है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को अभी तक चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल के रूप में मान्यता तक नहीं दी है। अब क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता हासिल करने के लिए पार्टी को 6% वोट मिलना जरूरी है। अब जीतन राम मांझी का तर्क है कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 60% था और इस आधार पर अगर उन्हें 15 से 16 सीट मिलती हैं तो उनकी पार्टी को 6% तक वोट मिल जाएंगे और इस तरह से वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर उन्हें मान्यता मिल जाएगी। और अगर बीजेपी उनकी ये मांग नहीं मानती है तो वो कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे लेकिन एनडीए में जरूर बने रहेंगे। हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया तो हमें नहीं बुलाया गया इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। तो हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। और इस बीच जीतन राम मांझी ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। अगर बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बनी तो अलग चुनाव लड़ने के लिए भी वो तैयार हैं। और मांझी ने कहा है कि वो 70-80 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं और इन सीटों पर उनको 20 से 25 हजार वोट मिलने की उम्मीद है और इस तरह से उनका 6% वोट हासिल करने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक तरफ जहां पर चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने तो प्लान बी भी तैयार कर लिया है। तो ऐसे में क्या एनडीए में जो उनकी ख्वाहिश है 15 से 16 सीट की, क्या वो मिलती दिख रही हैं? बहुत आसान नहीं है, जाहिर है कोशिशें जरूर की जा रही हैं और जीतन राम मांझी भी जाहिर है दबाव की राजनीति इस वक्त हर पार्टी करती है, चूंकि जाहिर है यही 2-3 दिन का जो समय है जिसमें सीटें अंतिम रूप से तय होंगी। तो अपनी अपनी बात कहने का एक तरीका है। हालांकि आपने मांझी का बयान सुना होगा जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो आग्रह कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से बात रख रहे हैं और उन्हें किस तरह की परेशानी होती है चूँकि उनका जो वोट प्रतिशत चूँकि नहीं है उस तरह का और इसके कारण उनको चुनाव आयोग की बैठकों में नहीं आमंत्रित किया जाता है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव देने की स्थिति में अभी जीतन राम मांझी नहीं है और अपनी तरफ से बातें जरूर रखी जा रही हैं। लेकिन एनडीए में जो सीटों के बंटवारों को लेकर जो मोटे तौर पर जो आंकड़ा दिखाई देता है उसी के आसपास चीजें सुलझेंगी। ये जरूर बात है कि हर पार्टी अपनी तरफ से एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने कोटे से और जेडीयू अपने कोटे से कुछ सीटें इन घटक दलों को दे सकती है अपने सबको आश्वस्त करने के लिए? जी हाँ, चिराग पासवान से चूंकि अभी अंतिम रूप से बातचीत नहीं हो पाई है
तो माना जा रहा है कि कुछ सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, और खासतौर से चूंकि चिराग पासवान उन सीटों पर दावा कर रहे हैं जो एनडीए की सीटें हैं, जो एनडीए की सिटिंग सीटें हैं, और खासतौर से बीजेपी और जेडीयू की सीटें हैं, हम की सीटें हैं, तो उन सीटों पर चूंकि दावेदारी भी है, इसलिए ये मामला थोड़ा और भी फंसा हुआ है। आपने चिराग का जिक्र किया तो आपको बता दें, तो ताजा अपडेट आया है कि चिराग और नित्यानंद राय की मुलाकात को लेकर जो अपडेट है, चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात नहीं हो पाई है। अब नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही चिराग घर से निकल चुके थे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर वो कह रहे थे कि वो दफ्तर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं मंत्रालय। अब एनडीए और महागठबंधन के नेता टिकटों के घमासान का सामना कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज अपनी पहली लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस दौरान वो अपनी पहली लिस्ट को लेकर ऐलान भी कर सकते हैं, और इस लिस्ट में 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। खुद प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में शामिल होगा या नहीं, इस पर तो फिलहाल सस्पेंस है। और प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि या तो वो अपनी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर का गृह जिला सासाराम पड़ता है, जहां वो करहर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि राघोपुर को बताया है। तो ऐसे में देखना है कि अगर उनका लिस्ट में नाम है तो कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।